विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 1098। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में घसियारी योजना का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। 1 लाख किसानों और महिलाओं को मिलेगा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जनता से भाजपा सरकार बनाने की अपील। कहा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलना चाहिए एक और मौका, प्रदेश में आएगी खुशहाली। उत्तराखंड में घसियारी योजना को विपक्ष ने महिलाओं के लिए बताया अपमानजनक। अमित शाह की खुली बहस की चुनौती पर हरदा राजे। कहा, डिबेट के लिए तैयार, शाह पर अकेले पड़ेंगे भारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। कहा, 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने नहीं किया कोई काम, 2022 में सत्ता वापसी करेगी कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी योजना को लॉन्च करने के लिए भाजपा ने इतने बड़े आयोजन का बंदोबस्त किया। जाहिर है इस योजना का मकसद भी बड़ा ही होगा। चुनाव के ऐन मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के पीछे के सियासी समीकरण को समझना भी जरूरी है। इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ की महिलाओं के सिर से बोझ कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री घसियारी योजना को प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य जहां महिलाओं के सिर से बोझ कम करना है, वहीं भाजपा का निशाना महिला वोट बैंक पर भी है। जानकार मानते हैं कि राज्य में वोटरों की बात करें तो महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर की ही हिस्सेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहता है। यही वजह है कि भाजपा घसियारी योजना पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में लगभग सभी जिलों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने के लिए सामने आई थी। इस चुनाव में 62.28% पुरुषों के मुकाबले 69.34% महिलाओं ने मतदान किया। कुछ ऐसा ही हाल 2012 के विधानसभा चुनावों में रहा।
2012 में 65.74% पुरुषों के मुकाबले 68.84% महिलाओं ने मतदान किया। उससे पहले की बात करें तो 2007 में 58.95% पुरुषों के मुकाबले 59.45% महिलाओं ने मतदान किया। उत्तराखंड की धामी सरकार की घसियारी योजना के नाम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि पहाड़ की महिलाओं को कैसे इससे फायदा होगा। यही नहीं, कांग्रेस पहाड़ की महिलाओं के लिए घसियारी शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर रही है। दरांती बांट रहे हैं घास काटने के लिए, दूसरी तरफ करें कि हम गांव में घास की दुकान खोलेंगे, तो पहले तो वो स्पष्ट करें कि वो घास की दुकान खोलने जा रहे हैं या हमारी बहनों को उनके हाथ में दरांती पकड़ाकर घास काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहले उनको इस बात को साफ करना चाहिए। प्रदेश में घसियारी योजना को सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के साथ साथ राज्य सरकार ने चुनावी मौसम को देखते हुए ये पासा फेंका है ताकि महिलाओं के वोट बैंक पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सके। ऐसे में योजना हिट होती है या फ्लॉप, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार की घसियारी योजना का शुभारंभ करने के साथ ही बीजेपी के चुनावी कैंपेन का भी आगाज कर दिया है। विशाल जनसभा को संबोधित कर अमित शाह ने जनता से भाजपा को एक और मौका देने की अपील की है। अमित शाह के दौरे पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इससे पहले अमित शाह ने राज्य की 670 बहुउद्देश्य सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। घसियारी योजना की लॉन्चिंग के मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस योजना का लाभ पहाड़ की विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा। जनता के अभिवादन के साथ अमित शाह ने अपना संबोधन शुरू कर बीजेपी के चुनावी कैंपेन का आगाज किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है और प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को संवारने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों को सराहते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने प्रदेश की आवाम से बीजेपी को एक और मौका देने की अपील भी की। 4 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला न करे। भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, मोदी जी पर विश्वास करिए और पुष्कर धामी को मौका दीजिए। हम उत्तराखंड को बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास की शुरुआत हुई है, उसको सातत्य दीजिए, उसको समर्थन दीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि आपदा के वक्त उन्होंने उत्तराखंड राज्य की पूरी मदद की, जिसके लिए प्रदेश की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहाँ आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे आप पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहाँ टीम की मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमित शाह अपने मेगा शो में जनता से ये अपील तो कर गए कि राज्य की जनता बीजेपी को सेवा करने का एक और मौका दे, लेकिन ये मौका भाजपा को मिलेगा या नहीं, इसका फैसला तो जनता को ही करना है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ मेगा शो में बीजेपी और सीएम धामी की तारीफों के कसीदे गढ़े हैं, तो वहीं संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस और हरीश रावत पर खुलकर सियासी हमले किए। यहां तक कि अमित शाह ने हरीश रावत को चौराहे पर चर्चा के लिए खुली चुनौती तक दे डाली। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करने आए अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत आज से कर दी है। अपने पूरे होमवर्क के साथ देहरादून पहुंचे अमित शाह पूरे चुनावी मोड में दिखे, तभी वो घसियारी योजना पर कम बोले और विपक्ष को निशाने पर लेते ज्यादा दिखाई दिए। अमित शाह के निशाने पर हरीश रावत ही ज्यादा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दैनिक शराब और नमाज यही वो दो मुद्दे हैं जो हरीश रावत की राह में रोड़े अटकाने का काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कहने आया हूँ, आप यहाँ मुख्यमंत्री थे जब नकली शराब बेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब मित्रों देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोली जरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का। अमित शाह ने सियासी तीर छोड़ते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरीश रावत को चर्चा के लिए खुली चुनौती तक दे डाली और कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। और मैं यहाँ पर चैलेंज लेकर जाता हूँ रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ एक बार चर्चा। योजनाओं के शुभारंभ के बहाने उत्तराखंड आए अमित शाह एक तरह से चुनावी शंखनाद कर गए हैं, मगर शाह के आरोपों से जो लबोलुआब निकला है वो ये है कि बीजेपी के लिए चुनावी चुनौती कांग्रेस पार्टी कम और हरीश रावत ज्यादा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने हरिहर आश्रम में साधु संतों से मुलाकात की और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान अमित शाह ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव से भी मुलाकात की और कई विषयों पर भी बातचीत की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेताओं में भी अमित शाह के दौरे के बाद कांग्रेस से मुकाबले को लेकर मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के दौरान दिए गए भाषण और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर किए गए कटाक्ष को लेकर, आप भी सुनिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में थी और यहाँ प्रदेश में थी, जब हरीश भाई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम गिनाओ तुमने क्या काम किया, और हम बता रहे हैं कि हमारे 4.5 साल में हमारी सरकार थी और प्रधानमंत्री ने यहाँ क्या किया। 85,000 करोड़ की योजना गिना के चले गए। तो अब वो भी बताएं भाई कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की और रावत जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थी, क्या काम हुआ यहाँ पे। देखिए, भड़काने का काम, बरगलाने का काम ये आज कांग्रेस की शैली हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, नीतियों में विश्वास करती है। हम करते ज्यादा है, बोलते कम है। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मैं कह सकता हूं कि किसी से नहीं है। जरूर है कि सामने कांग्रेस है, लेकिन मैं कह दूं कि कांग्रेस को जनता ठुकरा चुकी है, धत्ता बता चुकी है और जनता विकास चाहती है। तो विकास का मॉडल वो हमने दिया है, मोदी जी ने दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोपों की बौछार की है, जिसके बाद डैनिश शराब और स्टिंग को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अमित शाह ने जो कुछ बातें अपने भाषण में कही वो सब सही है और स्टिंग एक ऐसा विषय है जो हमेशा के लिए हरीश रावत के खिलाफ याद किया जाता रहेगा। डैनिश शराब के मामले में तो आपको सब मालूम है कि पूरा उत्तराखंड जानता है कि उस समय मैंने भी उस समय ये बात उठाई थी और इसी बात को लेकर माननीय हरीश रावत जी मेरे मतभेद हुए थे।
क्योंकि मैंने ये बात हरीश भाई से कई बार इस बात का उल्लेख किया कि ये क्वालिटी बहुत खराब है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह माननीय अमित शाह जी ने उस समय की सरकार पर कटाक्ष किया और ये कहा कि माननीय अटल जी ने इस प्रदेश को बनाया, इसमें दो राय नहीं है कि माननीय अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। वहीं अमित शाह के आरोपों की बौछार के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष हरीश रावत ने भी पलटवार किया है। अमित शाह के सवालों का जवाब देने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के नाम को लेकर आपत्ति जताई। हरीश रावत ने कहा कि योजना से उत्तराखंड की नारी शक्ति का बीजेपी ने अपमान किया है। अपनी ऐतिहासिक पहचानों के साथ उत्तराखंड की नारी नए नए क्षितिजों में नई नई पहचान और नई उड़ान भर रही है, हमारे गौरव को बढ़ा रही है। तो ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा घसियारी शब्द का उद्बोधन देना, नामकरण देना हमारी मां बहनों का अपमान है। और उस नामकरण पर भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी द्वारा लगाई गई मुहर अत्यधिक कष्टदायक है, अत्यधिक दुखद है और मैं इस कदम की निंदा करता हूं। वहीं अमित शाह ने हरीश रावत को डिबेट के लिए चुनौती दी है, जिसके बाद अब हरीश रावत ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वो जहां भी डिबेट के लिए बुलाएंगे मैं अकेला पहुंच जाऊंगा। और इतना ही नहीं, हरदा ने यह भी कहा कि वो अकेले अमित शाह पर भारी पड़ेंगे। इसके साथ ही हरीश रावत ने डेनिश शराब पर कहा कि उनके शासनकाल में बिकी डेनिश शराब अगर जहर थी तो अभी वर्तमान समय में बिक रही डेनिश शराब जहर क्यों नहीं है। उन्होंने मुझको यदि डिबेट के लिए चुनौती दी है तो ये मेरा सौभाग्य है। वो अपने सारे गवर्नमेंटल पैराफर्नलिया के साथ अपने लघु बग्गू सहायकों के साथ जो राज्य में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, किसी भी चैनल पर आ जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आ जाए, मैं अकेले वहां पहुंच जाऊंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बढ़ती अगली खबर की ओर। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया है। यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य सरकार 4.5 सालों के कार्यकाल में जो कुछ उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाई है। भाजपा के पास जनता के लिए कोई विजन नहीं है, लिहाजा 2022 का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। में भाजपा से यहाँ पर मुकाबला करना है और संगठन मजबूत होगा और संगठन की हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता गांव में, कस्बों में, बस्तियों में लगातार काम करते रहे हैं और उनका अपना एक व्यापक उनका जनाधार भी है, मजबूत आधार भी है। तो निश्चित रूप से हम संगठित होकर इस चुनाव को जीतेंगे। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के बयान पर भाजपा नेता गजराज बिष्ट ने पलटवार किया है। गजराज बिष्ट का कहना है कि गलती यशपाल आर्य की ही मानी जाएगी, क्योंकि 20 साल के कार्यकाल में वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सके, क्योंकि विजन यशपाल आर्य के पास भी नहीं है। गदरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अतुल पांडे ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बिछाने का काम कर रहे हैं। जल्द ही आधा दर्जन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि शासनादेश मिल चुका है, टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। तक कि आपको अपडेट बता दूं, 80 एडमिशन भी हो चुके हैं। और साथ ही जो आपने सड़कों की बात करी है, तो सड़कों में आप 2017 से पहले का इतिहास उठा करके यहाँ का गदरपुर का देखिए, कौन सी सड़क जो थी यहाँ पे जो ढंग की सड़क थी, कोई भी ढंग की सड़क नहीं थी। चाहे आप गदरपुर से गुलर भोज का देख लीजिए, सरदार नगर वाली सड़क देख लीजिए, चाहे सकैनिया से मस्जिद की सड़क देख लीजिए, चाहे हमारी मटकोटा वाली सड़क देख लीजिए, गदरपुर शहर का हाल देख लीजिए। आज ये सारी सड़कें जो हैं 2017 के बाद से अब जाकर के इन सड़कों का
कायाकल्प हुआ है। वहीं उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दीपावली के मौके पर आज और कल यानी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को देहरादून पुलिस लाइन में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन आज उत्तराखंड राज्य की पहली महिला नागरिक गुरमीत कौर ने किया। इस मौके पर गुरमीत कौर ने मेले में लगे सभी स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही 31 तारीख यानी कि कल स्टॉल का जो भी सबसे अच्छा स्टॉल होगा उसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले सभी लोगों को सीएम धामी की पत्नी गीता धामी पुरस्कार देकर सम्मानित भी करेगी। है ये तो होते रहना चाहिए। 2 साल कोरोना के कारण हमारे परिवार अंदर ही अंदर अपने टैलेंट को छुपा के बैठा हुआ था, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मेले में आके और अपनी मतलब सर्विसेज की लेडीज को देखते हुए। उनके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, उनको उभारने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अभी वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। आई एम वेरी हैप्पी। तो जो हमारे विभिन्न जनपदों और बटालियन की महिलाओं ने अपने हुनर को दिखाया है, अब उसको हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं ताकि उनकी कुछ आय हो सके और वो स्वावलंबी बन सके। और इस पूरे मेले में आप देखेंगे उन्होंने अपनी जो हुनर है उसको इतनी खूबसूरती से दिखाया है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो हमको ये लगता है कि जो हमारी ये पहल थी वो बहुत सफल हो रही है और धीरे धीरे हमारी महिलाएं इसको रोजगार की तरह लेंगी जो उनकी हॉबीज थी। उधम सिंह नगर के नानकमता विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आपके वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की उन्होंने काफ़ी लोगों को आज सदस्यता दिलवाई है नानकमता विधानसभा में, और कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी में थे उन्होंने उनका स्वागत, आनंद सिंह राणा जी का स्वागत करा है। इसी प्रोग्राम में उन्होंने नानकमता विधानसभा में अपना आज कार्यक्रम रखा। देखिए, जिस हिसाब से जनता जुड़ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, मतलब कांग्रेस से भी लोग टूट के आ रहे हैं और बीजेपी से भी, और इस तरह बहुत ज़्यादा जनता हमारे साथ है और बढ़ती जा रही है। गदरपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएलओ की बैठक ली। इस बैठक में सभी बीएलओ को मतदाता सूची से जुड़े कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही नए पहचान पत्र बनाए जाने के लिए 4 दिन तक का विशेष कैंप लगाने की भी बात कही है। क्योंकि हमारा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सर्वे रिवीजन होने वाला है, तो जिसके लिए आज इनको सामग्री, वोटर लिस्ट, चेकलिस्ट और फॉर्म 6, 7, 8 और 8A उपलब्ध कराए गए हैं। उसी के संबंध में इनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो इनको मतदाता सूची दी जा रही है उसका प्रथम पृष्ठ और जो उसमें पृष्ठ हैं उसको एक बार देख लें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सितारगंज तहसील प्रशासन ने शक्ति फार्म देवनगर और बैकुंठपुर के 2 किसानों को आरसी का चालान काटने में गिरफ्तार किया है। किसान नेताओं को मिली जानकारी के बाद उन्होंने बंदी गृह के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं कि पकड़े गए एक किसान पर 2,18,000 और दूसरे किसान पर 4,50,000 रुपए की आरसी काटी गई है। किसान नेताओं का कहना है कि गरीब किसानों को बंद कर प्रशासन भय का माहौल पैदा कर रही है। कल तहसील प्रशासन के द्वारा जो ये तहसील की जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, 2 साल पहले इस बिल्डिंग को तहसील प्रशासन ने इसलिए खाली कर दिया था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बंदी गृह में हमारे 2 गरीब किसानों को उन्होंने लाके कल का बंद किया हुआ है। ना पानी, ना चाय, ना कुछ पूछा नहीं गया इनको। मैं चाहूँगा ये किसान और तहसीलदार या तहसील प्रशासन का मुद्दा नहीं है। इसे 2 बकायदारों को जो है वो तहसीलदार ने जो है बंद किया था, जो काफ़ी दिनों से अपना जो है ऋण वो नहीं चुका पाए हैं। अभी मेरे हस्तक्षेप के बाद अभी ये सहमति बनी है कि कुछ धनराशि वो जमा करेंगे और उसके लिए बाकी धनराशि को जमा करने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाए। लक्सर में निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 18+ के ऊपर सभी लोग जिनका निर्वाचन लिस्ट में नाम नहीं है वो अपनी बीएलओ से संपर्क करें और अपना नाम निर्वाचन लिस्ट में शामिल कराएं। साथ ही निर्वाचन लिस्ट में हुई गलतियों पर भी संशोधन के लिए बीएलओ से संपर्क करें।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हमारा विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें अब 1 तारीख से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का जो है पब्लिकेशन होगा। उसके बाद यदि किसी को भी अपने नाम किसी को लगता है कि किसी का नाम जो इलेक्टोरल रोल में छूट गया है, तो अपने BLO से संपर्क करके अपना नाम उसमें फॉर्म 6 के माध्यम से जुड़वा सकता है। इसके साथ यदि किसी को लगता है कि किसी के नाम में संशोधन होना है तो फॉर्म 8 के द्वारा किया जा सकता है, और यदि किसी को लगता है कि किसी का नाम कहीं पर गलत जुड़ा हुआ है और उसका डिलीशन करवाना है तो उसमें फॉर्म 7 के माध्यम से ये करा सकता है। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में खस्ताहाल सड़क से आम जनता काफी परेशान है। जनता का कहना है कि कई बार सड़क के पुनर्निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, बावजूद इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यहां तक कि क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भी समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब जाकर जनता का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये रास्ता देखिए टूटा फूटा है, ये बजरी वर्क दिख रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई मंत्री साहब को कई बार कहे हैं तो मंत्री साहब कह रहे हैं बनवा देंगे, आज तक देखने भी नहीं आए। अगर ना बनवाए तो इलेक्शन में क्या करेंगे आप लोग? अगर ना बनवाए तो हम DM के वहाँ पे धरना देंगे। अधिकांश सड़कों को बनाने का काम किया गया है और इस समय किसी सड़क में अगर जो काम नहीं हो पाएगा तो निश्चित ही उसका कोविड की वजह भी हो सकती है। थोड़ा इस समय आपदा भी आ गई है, अतिवृष्टि आ गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। धरातल पर काम किया जाएगा और जनता को सड़कें बना के समर्पित की जाएगी। रुड़की में राजस्व और खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध खनन कर रहे 2 डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित JCB मशीन को पकड़ा है। कार्रवाई के बाद मौके पर पहुंचे खनन माफिया ने टीम के साथ भी झड़प की। हालांकि पकड़े गए वाहनों को टीम ने पुलिस को सौंप दिया है। मिली थी फोन से कि दरोना में जो है अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो दुलारी का खेत है 464 नंबर, जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमाश करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के सापेक्ष। काठगोदाम में एक युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें पुलिस ने मृतका के सौतेले पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन युवती की हत्या का मामला सामने आया था। शनिवार को SSP ने हत्या का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि महिला को उसके ही सौतेले पिता और भाई ने मौत के घाट उतारा। दोनों युवती के प्रेम विवाह से नाराज थे। ये थाना काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत कल शाम को सूचना आई करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति को उसके भाई और उसके जो फादर हैं उसके साथ मारपीट कर रहे हैं चाकू के साथ में, जिसपे कि थाने की फोर्स वहाँ रवाना हुई थी। जब मौके पे पहुँचे हैं तो देखा है कि जो उसका हस्बैंड है, मृतका का जो हस्बैंड है, वो काफ़ी घायल था। उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल के लिए रश किया और जो लेडी है वहाँ पे कायनात नाम से, उसकी वहाँ पे मौके पे ही डेथ हो गई। उसको चाकू लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खून का बहाव हुआ था वहाँ से। वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मायके पक्ष का कहना है कि महिला को ससुराल में परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली और अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। गदरपुर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर 26 वर्षीय एक युवती का शव बंद कमरे से मिला है। महिला के परिजनों का कहना है कि वो 2 दिन के लिए किसी शादी समारोह में गए थे और उसको घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन जब वो वापस आकर लौटे तो महिला का शव बंद कमरे से लहूलुहान हालत में मिला है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। लंपी डिजीज यानी कि LSD, लंपी स्किन डिजीज, ये एक वायरल विषाणु जनित बीमारी है जो पशुओं में होता है। नॉर्मली यहाँ नहीं पाया जाता है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में था, पर यहाँ इसको देखा गया है और बहुतायत में देखा जा रहा है अभी। पर इससे परेशान होने की पशुपालकों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा मात्रा में जानलेवा नहीं है। इस बीमारी में 1 से 3% तक मृत्यु दर रिपोर्ट है, पर अपने क्षेत्र में इस बीमारी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है।